आज हम लोग इस क्लास में 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार का जो सेक्शन होता है उसके संबंध में पढ़ाई करेंगे। ये बिहार के सेक्शन का पहला क्लास होगा और हम लोग इस सेक्शन को कई क्लासेस में समाप्त करेंगे। आपको पता ही है कि बीपीएससी का जो पीटी का परीक्षा होता है उसमें 8 सेक्शंस होते हैं और 8 से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें बिहार एक काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जिसमें से 20 ±5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कभी ये भी हो सकता है कि आपको 2-3 प्रश्न ही केवल मिले, कभी 25 भी मिल जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं कि जो बीपीएससी का जो पीटी है 67वीं भी जो होने वाला है उसमें करीब करीब 20 क्वेश्चंस के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। ये जो बिहार का जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे, एक बार इसको भी समझना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ये बिहार का सेक्शन है उसमें कैसे और क्या क्या सेगमेंट्स होंगे, कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो है बिहार, ठीक है। बिहार में सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वो होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी हम 3 सेक्शंस बांट सकते हैं। एक तो एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और तीसरा मॉडर्न। अगर प्रश्नों की संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मेडाइवल और एंशिएंट जो है छोड़ दिया जाए। इसमें से भी एंशिएंट का जो सेक्शन है वो काफी समृद्ध है बिहार में। मेडाइवल का भी ठीक है, लेकिन मेडाइवल का उतना ज्यादा एक्टिविटी बिहार के दृष्टिकोण से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग बिहार का जो हिस्ट्री का सेक्शन शुरू करेंगे उसमें एंशिएंट से शुरू करेंगे, मेडाइवल से होते हुए मॉडर्न पे जाएंगे और संभवतः जितना विस्तार देना होगा हम लोग, जो आवश्यक विस्तार होगा, अनावश्यक विस्तार नहीं, जो आवश्यक विस्तार देना होगा हम लोग वो देंगे। हिस्ट्री के बाद अगर देखा जाए तो फिर जो जियोग्राफी है ये महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी से भी मतलब जो बिहार का जो ज्योग्राफी है उससे बहुत सारे सवाल आते हैं, चट्टान से, पहाड़ से, वन से, कृषि से, जो भी यहाँ की भौगोलिक संरचना है, ये ऋतुओं से, तो ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण है। फिर इकोनॉमी बिहार का महत्वपूर्ण है और सबसे मुश्किल चीज है कि एक बार जो आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट पेश होता है उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल पाते हैं। तो वो समय समय पर जैसे जैसे सरकारी स्रोतों से या महत्वपूर्ण स्रोतों से, वैश्विक स्रोतों से आते रहते हैं, उनको कलेक्ट करना पड़ता है और उनको अरेंज करना पड़ता है। तो हम लोग इसका भी आगे ये देखेंगे कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न और ये जो अगला सेक्शन है ये पॉलिटी का है। तो बिहार की जो राज व्यवस्था है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा बिहार का विधानसभा है, विधान परिषद है, उसकी संरचना है, जो यहाँ का पंचायत है, जो नगर निकाय हैं,
या और भी जो भी पूर्व के राजनीतिक जो व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे शुरुआत हुई हैं, उन सभी से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित फैक्ट्स और जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी लेंगे और उसमें ऑथेंटिसिटी का भी ध्यान हम लोग रखेंगे। एक सबको अगर मिला दिया जाए तो फिर ये बिहार से संबंधित जो है करेंट का जो क्वेश्चन है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन है। इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री से ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से इकोनॉमी, से पॉलिटी, उससे करेंट होते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें ये जो है हम लोग जब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पढ़ लेंगे, यहाँ तक, तो हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एक जो है टेस्ट कंडक्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें कि हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, और इस पर हम लोग फिर ये डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग क्लास कर लेंगे, क्लास में इन सभी पर जो है डिटेल्स हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इन डिटेल्स पर क्लास करने के बाद एक लास्ट में टेस्ट करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन हमारा लाइट डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंट करेंगे। करेंट पर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको करीब करीब जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक अभी तक हमारा प्लान है, और अगर आगे एक्सटेंड करेगा तो इसको जब तक ये होगा तब तक जो है उस समय तक लेटेस्ट हम लोग करवाएंगे, और इस पर एक टेस्ट सीरीज करेंगे। इस पर टेस्ट सीरीज कहिए या टेस्ट कहिए, उसमें हमारी कोशिश होगी कि ये जो टेस्ट होगा उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी करेंट के जो मुद्दे होंगे इससे संबंधित, उस पर हम अलग से क्लास तो नहीं लेंगे, लेकिन ये सभी जो उसमें शामिल किए जाएंगे उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन के माध्यम से पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरा क्लास जो है वो लाइव होगा और इंटरएक्टिव होगा। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें शामिल करने का प्लान बनाए हुए हैं। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ गए कि कैसे रूपरेखा होगी हमारी क्लास की और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं ये जो सेक्शन है ये हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में जो है ये एंशिएंट में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना होगा कि एक मिनट, आप देखिए, और फिर जो है हम इसको ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे ये एंशिएंट के बारे में, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया जो है, ये जो एंशिएंट का जो बिहार है, उसमें अगर सबसे तो पहला सवाल ये है कि सबसे मतलब जो प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो किस युग के मिलते हैं। तो ये जो है पाषाण युग जो है, पाषाण युग से मिलने शुरू हो जाते हैं। अब पाषाण युग में भी जो है हमारे पास 3 सेक्शंस कहे जा सकते हैं। एक तो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण का, पूरा पाषाण का, ठीक है। यहां से फिर देखते हैं तो मेसोलिथिक,
मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसी के साथ जो तीसरा हमारा आता है वो है नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। तो ये तीनों काल से बिहार में अवशेष प्राप्त हुए। तो अब हमारा जो फोकस हो जाएगा ये पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि हमको बिहार में जो है करीब करीब 6 जगहों से, 6 स्थलों से प्रश्न देखिए आपका शुरू होगा। यहाँ से प्रश्न तो एक यही पूछा जा सकता है। तो ये अगर इसमें अगर आएगा तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है उत्तर इसको मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर और ये जो है इससे संबंधित जो है 6 स्थल जो मतलब 6 क्षेत्र कहिए, 6 क्षेत्र जो है ये मिले हैं। एक क्षेत्र जो है वो है मुंगेर, दूसरा है गया, तीसरा है पटना, चौथा है भागलपुर, पांचवा है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इतना तो हिंदी इंग्लिश आप लोग समझ ही लेंगे। और छठा है रोहतास। तो ये सभी जो है आपको महत्वपूर्ण क्षेत्र 6 क्षेत्र है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि मुंगेर जो है, मुंगेर से तीन स्थल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि भीम बांध, दूसरा है पैसरा। आप अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इसमें तो कोई हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। और एक है सोहडीहवा। ये तीनों स्थल जो है ये मुंगेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसी तरह से जो गया है, गया में भी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक है जेठियन की पहाड़ियां जो है वहां से मिला है, और दूसरा जो है ये पेमार घाटी ये मिला है। तो ये भी ये गया क्षेत्र से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। पटना से जो है ये मनेर जो जगह है, मनेर से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। भागलपुर में अगर हम ये देखें तो भागलपुर में 2 जगह है, एक है राजपोखर और दूसरा है भालीचोर। ये 2 जगह है जहां से ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। एक मिनट देखिए। चलिए ठीक है। तो ये जो है हमको यहाँ से 4 जगहों का हम लोग ये चर्चा कर चुके कि ये 4 जगहों से ये मिलते हैं। अब जो है चंपारण, वेस्ट चंपारण में जो है ये वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है वहां से मिलता है। और रोहतास से सेनुवार नाम का जगह है, सेनुवार, यहां से आपको ये पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये हमको ये क्या हम समझ पाए इससे
कि ये स्थल है बिहार में जहां से कि हमको पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से या किन क्षेत्रों से पूरा पाषाण काल के अवशेष बिहार से प्राप्त हुए हैं, तो जो भी जगह दिया रहेगा वो आप दे देंगे। तो इस तरह से एक तो हमारा ये समझ जो है ये पूरा होता है कि यहाँ से कौन कौन से स्थल थे, तो कौन कौन से स्थल से ये प्राप्त हुए हैं। अब क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो जो प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल से, तो क्या प्राप्त होगा, पूरा जो भी पाषाण काल का जो हम लोग ये पढ़ाई करते हैं वो मुख्यतः जो है उस समय के औजारों पर जो है निर्भर करते हैं। और ये औजार किसके हैं, चूंकि पाषाण युग के हैं तो पाषाण से ही बने हुए होते थे। और ये पूरा पाषाण है तो बिहार में जो मिला है वो मुख्य रूप से हस्त कुठार और विदारण्य, ये जो है दो मुख्य रूप से मिले हैं। और ये दोनों जो औजार जो हैं इनको हम लोग फलक संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो फ्लेक्स कल्चर, ठीक है। इससे हम लोग जोड़ के देखते हैं। जब आप एंशिएंट में पढ़े होंगे तो जो पाषाण काल के जो औजार हैं उनके बारे में फलक संस्कृति आप जरूर पढ़े होंगे। तो ये फलक संस्कृति के ये उदाहरण है। ये जो दोनों ये हैं उनका एक वर्गीकरण और आधार पर किया जाता है वैश्विक स्तर पर। तो ये वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये एस्यूलियन औजार, एस्यूलियन टूल्स करके ये औजार उसकी श्रेणी में ये आते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि बिहार से प्राप्त पूरा पाषाण काल के औजार या अवशेष किस संस्कृति के हैं, तो फलक संस्कृति के हैं। वैश्विक स्तर पर उनका प्रकार किससे मिलता जुलता है, तो वो एस्यूलियन टूल्स से मिलता है। और ये जो है एस्यूलियन टूल्स को बिलोंग करते हैं। ये आपको भी पता है कि पूरा पाषाण काल के हैं, इसलिए ये 1,00,000 वर्ष पूर्व के अवशेष हैं यहाँ पर। तो अब क्षेत्र हमारा हो गया, औजार हो गया और उनका प्रकार हो गया। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल का जो ये था ये हम यहाँ से समझ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज, ठीक है। अब मेसोलिथिक एज में जो है हमको 4 जगह ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो पहले स्थल ही देखेंगे। तो ये जो 4 जगह महत्वपूर्ण है, एक तो कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा नवादा और चौथा फिर से आपको मुंगेर। मुंगेर का जो पैसरा है वहां पर ये मिलता है। और ये जो है कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, जो जमुई की जो खड़गपुर पहाड़ियां हैं, जमुई की जो खड़गपुर हिल्स है वहां से ये मिलता है और नवादा से मिलता है। तो ये आपको यहाँ से स्थल प्राप्त हो गए, ठीक है। अब स्थल के अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से मिले हैं। तो आपको ये जानकारी तो होगी कि मध्य पाषाण के जो टूल्स जो होते थे उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो तो नाम ही में क्लियर है कि छोटा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो पूरा पाषाण काल के औजार थे जो बड़े और कम शार्प होते थे, अब ये छोटे होने लगे और ये नुकीले होने लगे। तो ये जो है अब जो हैंड एक्स वगैरह जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये तो मिलते ही रहे, इनकी कंटिन्यूटी जारी रही। लेकिन अब ये पॉइंटर जो है, जैसे कि वेधनी,
और ड्यूरिंग, तत्क्षण, तत्क्षण ये जो है मिलने शुरू हो गए। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की पहचान ही है माइक्रोलिथ्स प्राप्त होना, और ये जो है हमको बिहार के यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो पहले तीन हैं, कैमूर, जमुई और नवादा, यहाँ से प्रिमिटिव लेवल का रॉक पेंटिंग्स भी प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रिमिटिव लेवल का जो रॉक पेंटिंग जो प्राप्त हुआ है, ये मुख्यतः हंटिंग, वॉकिंग और डांसिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चित्रकार जो है, जो चित्रण जो किया है, वो ये चीज जो है मतलब ये दिखाना चाहता है। ठीक है, अब ये जो चित्र है, जैसे इसमें हम लोग कहे थे कि एसुलियन, वैश्विक लेवल पर एसुलियन से ये समानता रखता है, उसी प्रकार माइक्रोलिथ से भी जो मेसोलिथिक एज से भी जो प्राप्त हुए हैं, उनकी जो समानता है वो स्पेन का अल्टामीरा और फ्रांस का ये फ्रांस का लेस्कॉक्स, ये जो है यहाँ से जो मध्य पाषाण, वहां के मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, उनसे समानता इनकी मिलती है। तो हमारा यहाँ पर स्थल हो गया, टूल्स हो गया, और जो प्रकार है वहां से और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा मिला है तो उसके बारे में ये जानकारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक नवपाषाण, नवपाषाण जो है, इसमें हमको बिहार में दो महत्वपूर्ण स्थल ये हैं। पूरे भारत के लेवल पर आपको तीन स्थल जो बहुत महत्वपूर्ण जो तीन स्थल हैं, उनमें से एक बिहार का चिरांद है। जो भारत स्थल पर कौन कौन से हैं, अगर हम यहाँ साइड में लिखें तो एक तो बुर्जहोम है, और दूसरा गुफकराल है, तीसरा जो है चिरांद है, और ये जो है बिहार में। तो खैर हम लोग इसको जो है ये मिटाते हैं, और यहाँ से जो है, या छोड़िए इसको, हम लोग आगे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है नवपाषाण काल का जो है पहला जो ये है, वो है चिरांद। ये चिरांद कहाँ पर है? ये चिरांद जो है सारण जिला में। ठीक है, और ये जो है 4 नदियों के संगम पर है। 4 नदियां कौन कौन सी? सोन, गंगा, गंडक और घाघरा। ये आपको 4 जो है स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा और ये पटना के उत्तर में है, उत्तर में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा कि ये पटना में नहीं है, बल्कि ये सारण जिला में है। और ये चीज हमेशा मतलब पूछने की संभावना जो है इसकी बनी रहती है कि प्रमुख, ये बिहार का प्रमुख नवपाषाण स्थल चिरांद किस जिले में है। तो ये आपको यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये भी हमको देखना है कि यहाँ से जो भी हमको अवशेष मिलते हैं ये चिरांद से, ये अवशेष नवपाषाण काल से लेकर पाल युग तक जो है ये प्राप्त होते हैं लगातार। इसका मतलब है कि चिरांद जो है, यहाँ पर जो मानव संस्कृति, जो मानव सभ्यता है, एक बार जो विकसित होनी शुरू हुई, वो लगातार जो है ये बिना ब्रेक का
पाल युग तक चलता रहा। उसके बाद ब्रेक हुआ है, लेकिन ये जो है चलता रहा है। ये यहाँ पर जो संस्कृति के विकास के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि जो नवपाषाण जो स्तर है ये करीब करीब 11 फीट जो है ये मोटा है। 11 फीट मोटा है, इसका मतलब है कि इस संस्कृति का काल जो है वो लंबा चला और उसका जो है काफी असर जो है मतलब ये पड़ता है कि ये संस्कृति वहां पर काफी इत्मीनान से जो है फलीभूत हुई और ये विकसित हुई, तो काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ से प्राप्त क्या होते हैं वो भी हमको देखना है। तो प्राप्त, तो जब सभ्यता संस्कृति की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो है सभ्यता संस्कृति की जो बात है, तो यहाँ से जो लोगों के जो रहने का जो घर मिलता है वो कैसा मिलता है, वो ये वृत्ताकार मिलता है और ये मिट्टी का बना हुआ रहता है और ये वृत्ताकार घरों में ये रहते थे। ऐसा ये सारा चीज जो है मिट्टी का बना हुआ होता था। ऊपर में फूस वगैरह होगा जो कि अब उपलब्ध नहीं है, तो ये जो है सर्कुलर ये मिलता है। दूसरा जो है यहाँ पर जो औजार मिलते हैं, तो पहले से तो जो औजार मिलते रहे थे वो मिलते रहे। अब जो पाषाण जो यहाँ पर नवपाषाण काल में जो है वो पाषाण मतलब कि स्टोन, और अब स्टोन जो है उसमें मुख्य स्टोन जो हो गया वो हो गया बसाल्ट और ग्रेनाइट। ये 2 जो प्रकार के जो पत्थर से इनसे ज्यादा बने हुए होते थे। और दूसरा जो है हड्डी, बोन्स जो है यहाँ से करीब 400 टूल्स जो है बोन्स यहाँ से मिले हैं। और ये मतलब पूरे भारत में हड्डियों के औजार के लिए प्रसिद्ध है क्या, ये चिरान। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि चिरान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं और उन जानवरों के मतलब के जो अवशेष मिले हैं उनमें बारहसिंगा, गैंडा, भैंसा, ये कुत्ता, चिड़ियों का मिला है। इसमें जो कछुआ है, ये सभी के अवशेष मिले हैं। और इससे क्या हमको पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये एरिया घने जंगल वाला एरिया था उस समय। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये जानवरों से संबंधित जो अवशेष हैं वो है। इसके अलावा जो वहां से मृदभांड भी मिले हैं, मृदभांडों में जो है मुख्य रूप से ये मिट्टी के ये मिले हैं। पत्थर के तो औजार आपको बता ही दिए। मिट्टी के जो औजार, मिट्टी के जो मृदभांड मिले हैं उनमें माइका मिला हुआ है। तो ये भी एक स्पष्ट हो रहा है कि उस समय में इस क्षेत्र में माइका जो है वो उपलब्ध था और लोग उसका प्रयोग भी करते थे। तो ये माइका आपको यहाँ से मिलता है। और ये करीब करीब यहाँ से 25,000 करीब करीब मृदभांड जो है मतलब टेराकोटा वगैरह मिलाकर ये सभी मिलता है। और ये सभी जो मृदभांड हैं ये ज्यादातर अगर कहा जाए तो लाल ये मृदभांड है जिसको रेड वेयर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है इसमें ब्लैक रेड वेयर भी मिले हैं। तो ब्लैक रेड वेयर भी इसमें मिले हैं, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान देना है। और जो टेराकोटा वगैरह जो मिला है, जो मृण मूर्ति जो कही जाती है, वो टेराकोटा वगैरह में कई प्रकार के मतलब चित्रण उस पे किया गया है। जैसे पीपल लीफ का चित्रण किया गया है, फिर उसके अलावा ईयर रिंग्स का किया गया है, उसके अलावा बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का किया गया है,
तो ये सभी जो है चित्रण जो है इसका यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिरान जो है बिहार के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में काफी महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा जो नवपाषाण काल से संबंधित जो बिहार में जो स्थल है वो है चेचर। चेचर जो है ये वैशाली जिला में है और ये जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो कोटी ग्राम या श्वेतपुर ये दो नाम इसके और प्राप्त होते हैं चेचर के। ये यहाँ जो खुदाई हुई वो डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद के नेतृत्व में हुआ और ये 2013 वगैरह के बाद भी इसकी खुदाई जो है वो चलती रही। तो इस तरह से चेचर जो है वो काफी महत्वपूर्ण ये हुआ। अब यहाँ से भी जो ये प्राप्त हुए हैं उनकी समानता करीब करीब चिरांद वाले जो संस्कृति थी उससे मिलती जुलती रही। तो यहाँ से भी हस्त कुठार मिले और यहाँ से भी माइक्रोलिथ्स मिलते रहे। फिर पत्थर में भी जो अब होने लगा, अब वो थोड़ा और शार्पर होने लगा, उसका धार जो है एक तरफ से बढ़कर दो तरफा हो गया और उसमें मतलब एक हैंडी होने लगा, उसका जो इजी टू यूज करके अब उस तरह से ये बनने लगा। पत्थर के ही होते थे लेकिन उस तरह से अब उनका होने लगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में जो आज अभी हम लोग इतना जो अभी ऊपर में देखे वो क्या देखे कि पाषाण काल में जो बिहार में क्या स्थिति थी, जो ऐतिहासिक स्थिति जो थी और ऐतिहासिक जो प्राप्तियां थी, जो स्थल थे, वो सब क्या क्या थे। तो अब हमारे समझ से अब अगर बिहार से अगर आपको पाषाण काल से यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके पास एक ऑथेंटिक जो है एक जानकारी हो गई और सारा चीज सिस्टमेटिक रूप से आपके सामने उपलब्ध है। अब आप इसको अगर अच्छे से नोट करके रखेंगे तो परीक्षा के समय में आपको रिवीजन करने में जो है सहूलियत होगी। फिर हम लोग अब अगले क्लास में जो है चैल्कोलिथिक ये करेंगे और चैल्कोलिथिक के बाद जो है हम लोग वैदिक एज में फिर प्रवेश कर जाएंगे और देखेंगे कि वैदिक एज में जो है वो कैसे फिर हमारी कौन कौन से स्थल होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से फिर धीरे धीरे महाजनपद साम्राज्य और ये सारा चीज जो है वो होने लगते हैं। ऐसे करते करते हम लोग जो है फिर अगले क्लास में इसी कड़ी से आगे निकल के और बढ़ेंगे। तो आपका काम इतना ही है कि आप इस क्लास के अंत में जो है अपना जो रिवीजन करते रहिए और उसको नोट्स जो है बनाते रहिए अच्छे से। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, ओके।